ये देखें जी, अब मैंने उसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, D2, ठीक हो गया। यानी मैंने इक्वल टू 25/100 और ज़रब की जगह स्टैरिक यूज़ होता है एक्सेल में, और उसकी जगह मैंने D2 लिख दिया। अब ये फार्मूला बन गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मैं यहाँ पर 5500 कर दूँगा, इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और इस फार्मूले को मैं 65,536 कालमों में कॉपी कर सकता हूँ। मुझे ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही? अक्सर लोग यहाँ पर आकर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लोग करते हैं इक्वल टू 25/100 स्टैरिक 4500, जवाब फिर भी आ गया। समझ आ रही ना? या 5500 है, जवाब तो फिर भी आ गया। लेकिन ये जवाब जो है ये स्टैंड अलोन है। आप इसको 6500 करें, ये जवाब चेंज नहीं होगा। आप इसको नीचे ले जाकर कॉपी करें, यहाँ लाएं, ठीक है जी, तो ये भी कॉपी नहीं होगा। तो इसलिए दो रूल हैं, क्या? यूज़ सेल एड्रेस इंस्टेड ऑफ सेल वैल्यू, एंड सेकंड वन क्या है कि आप जो है वो यूज़ करें किसको, कि जी आपने जो है वो वैल्यू को यूज़ करना है और इक्वल को यूज़ करना है। ये हमारे पास हो गया। अब देखें, इसको हम करते हैं जी, यहाँ पे डिलीट किया तो सिंपल इक्वल टू हाउस रेंट 25% है तो 25/100। कब? जब निकालना आता हो। अगर एक बंदे को किसी रकम का 25% नहीं निकालना आता, एक बंदे को यही नहीं पता मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। अब एक बंदा जैसे आपके सामने फ़ोन आया कि मुझे केमिकल के फार्मूले बता दें, अब उसके पास फार्मूले मौजूद हैं, उसको सिर्फ एक्सेल में लिखने नहीं आते। वो ये समझता है कि एक्सेल के अंदर फार्मूले होंगे जो मुझे याद करा देंगे। वो नहीं, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई? फार्मूले एक्सेल के अंदर नहीं है, फार्मूला सिर्फ यही है जो मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या करेंगे, इसकी जगह इसका एड्रेस लिखकर एंटर कर देंगे, 1625 हो गया। मेडिकल अलाउंस जो है वो ये 15% है, 15, और उसके बाद आपने /100 और ज़रब के लिए ये, और इसकी जगह आपने ये कर दिया, ठीक है। कन्वीनियंस अलाउंस मैं बताता हूँ आपको, इक्वल टू आपने लिखा 45/100 स्टैरिक। अब आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है। जब आप एड्रेस लिखते हो ना तो हो सकता है आपको पढ़ने में गलती हो जाए, ठीक है। आप उस पर क्लिक करें, खुद ब खुद उसका एड्रेस जो है ना वहाँ लिखा जाएगा। सिर्फ क्लिक करना है उस जगह पे आपने, तो वहाँ D2 लिखा गया। इसके दो तरीके थे ना, ये देखो, एक तरीका क्या है कि मैं खुद लिखूँ यहाँ D2, फिर भी वो सेल जो है वो हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ लिख दूँ D2। समझ आ रही है ना बात की? और यहाँ क्लिक करने के बाद फिर क्या होगा? बस क्लिक किया, बस क्लिक सिर्फ आपके लिखने की लेबर को बचा रहा है और एक्यूरेट कर रहा है कि आपने सही किया। आप D2 लिखते वक्त आपसे D3 लिखा जाए, D1 लिखा जाए, एक सेल आगे पीछे हो जाए तो रिज़ल्ट ख़राब। इस तरह आप देखें कि मैंने एंटर किया, ये आ गया। अब ग्रॉस पे क्या है? ग्रॉस पे होती है कि आपकी बेसिक और ये सारे जब जमा हो जाते हैं ना तो ग्रॉस पे बनती है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इन चारों को जमा करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? तो कितना सिंपल है, इक्वल टू मेरे पास D2, फिर जमा की अलामत, फिर E2, फिर जमा की अलामत, फिर F2, फिर जमा की अलामत, और फिर G2। एंटर कर दें जी, ये आपकी ग्रॉस पे। इसको आप टाइप भी कर सकते थे, कैसे? D2 जमा E2 जमा F2 जमा G2, ऐसे आप लिख भी सकते थे। एंटर करें, अब ये सारे जमा हो गए यहाँ आ गए। GP फंड आपका जो होता है वो 10% होता है, हम निकालेंगे इक्वल टू 10/100 और मल्टीप्लाई बाय बेसिक पे। बेसिक पे हमारे पास है ये, लो जी, ये बेसिक पे आ गया। बिनावलर फंड जो होता है वो 3% होता है, 3/100 और स्टैरिक बेसिक पे, बिनावलेंट फंड, ठीक है ना। उसके बाद आ गया जी नेट पे। नेट पे जो है, नेट पे जो है वो हमारे पास क्या होगी कि हम ग्रॉस पे में से इन दोनों चीज़ों को माइनस कर दें। आपकी ग्रॉस पे, मैं सारा फार्मूला जो है ना वो आप ले रहा हूँ, ग्रॉस पे माइनस GP फंड और माइनस बेनेवलेंट फंड, तो ये मेरी 11,180 जो है ये गवर्नमेंट वापस काट लेती है। हाँ जी, ये वापस ले लेती है हमसे। यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़? ये है फार्मूला लगाना।
अब आप कोई भी फार्मूला मुझे बताएं, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, कोई भी बोलें कि जी ये कैसे लगाना है, ये कैसे लगाना है। हाँ जी, अली रज़ा, शबान, टैक्स निकालने, कैसे, किस चीज़ पे टैक्स निकालना है? मिसाल के तौर पर इनकम है आपकी, आपने यहाँ पे इनकम लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप इनकम तो यहाँ दाखिल करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। आगे आपने क्या करना है, इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इनकम टैक्स आ गया। अब आपने इनकम तो यहाँ लिखनी है कि नहीं लिखनी। मिसाल के तौर पे ये इनकम टैक्स जो है वो 3% होता है। यहाँ फार्मूला लगा दें, इक्वल टू 3/100 ज़रब ये वाला सेल, जहाँ भी आपकी इनकम पड़ी है ये आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। यानी कोई ना कोई वैल्यू तो आपकी एक्सेल में मौजूद होगी और कोई आपने कैलकुलेट करनी है। कोई और मिसाल देखें। इफ़ कंडीशन उस वक्त लगती है जब आपकी इफ़ हो, अगर इफ़ है ही नहीं तो नहीं। अब इफ़ कंडीशन लगती है जी यहाँ पे, अगर बंदे की इनकम जो है वो 4 लाख से ज़्यादा हो तो इनकम टैक्स कैलकुलेट हो, वरना ना। समझ आ गई जी। ये चीज़ लगानी हो तो फिर हम लगाएंगे इफ़ ये एक नई चीज़ है जो इफ़ है। सिर्फ इसको अभी आप समझेंगे कि मैं लिख क्या रहा हूँ। इफ़ क्या है, इस पर अलहदा लेक्चर होगा, ये एक अलहदा चीज़ है समझाने वाली। इफ़ मैंने लिखा कि D2 ग्रेटर देन, गलत हो गया ना क्लिक, हाँ जी, C6 जो है अगर तो ग्रेटर देन है 4 लाख, 4 लाख पूरा हो गया, कॉमा। अगर 4 लाख से ज़्यादा है फिर क्या करो, 300 मल्टीप्लाई बाय C6, ठीक है, वरना वरना ज़ीरो। अब देखो 4 लाख से ज़्यादा थी तो 13,000 है, अब इसको 3.5 लाख कर दें, ज़ीरो आएगा, नहीं कैलकुलेट करेगा। ये इफ़ की कंडीशन है कि आपका हाँ जी, बिजली का बिल बनाते हैं यहीं पे बनाते हैं जी। मिसाल के तौर पर यूनिट लास्ट रीडिंग, ठीक है जी, करंट रीडिंग, ठीक है जी, उसके बाद यूनिट कंज्यूम, कितने कंज्यूम हो गए, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। हाँ जी, लास्ट रीडिंग थी जी 2345, करंट रीडिंग होगी जी 3445, ठीक है जी। यूनिट कंज्यूम कितने हो गए जी, इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन, ये आपके 1111 यूनिट आ गए। माइनस ही करना है, यही लगाया है ना फार्मूला, ठीक है जी। आगे अब आप यहाँ पर इसका बिल कैलकुलेट करें क्या बना, ठीक है। अब ये बिल जो है ना वो आम बंदा नहीं कैलकुलेट कर सकता, कंप्यूटर के हवाले से ये बात याद रखिए। आम तो आप कर सकते हैं जी, ऐसे करो जी, पहले 300 को ये रेट लगा दो, बाद वाले 500 को ये रेट लगा दो, बाद वाले को ये लगा दो, समझ आ रही है ना। लेकिन इसको, अब इस चीज़ को अगर आप पेपर पे लिखेंगे, पेपर पे लिख के उसके बाद आप इसको यहाँ पर कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे, तो ये बिट टेक्निकल है, बिट टेक्निकल है, ठीक है ना। हमारे लिए तो, क्योंकि मेरे लिए तो अब ये मसला नहीं है, लेकिन आम बंदे के लिए इसको कैलकुलेट करना बहुत टफ है कि इसको ऐसे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो पता क्या करेगा, 300 का तो अलहदा बनाएगा, ठीक है, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है ना, 300 यूनिट का अलहदा बना लेगा, ठीक है जी। बल्कि पहले 100 यूनिट का, पहले 100 यूनिट का बना लेगा, फिर उसके बाद वो 300 यूनिट का बना लेगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर वो बाकी जो रिमेनिंग है उनके बना लेगा और यहाँ पे उनका टोटल कर लेगा। आगे समझ। अब उसने क्या किया जी, इक्वल टू 100 जो है ना ये मल्टीप्लाई बाय 2.35, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सारा देखते हैं। अब वो क्या करते हैं जी, जो 300 है, ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कर देगा वो मिसाल के तौर पे 3.45 के साथ। अब जो रिमेनिंग रह गई, रिमेनिंग का तो आसान है ना सर, अभी तक तो आसान है। ये माइनस ये मतलब यहाँ पे वो कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे आगे मसला है। इसमें से माइनस आप 400 कर दें, क्योंकि 400 को आपने कैलकुलेट कर लिया हुआ। ये ई में से 400 निकाल दें और जो बाकी बचा है उसको आप ज़रब दे दें किसके साथ, 7.45 के साथ। किधर से किधर चला गया ये, 7 के साथ मतलब
ये देखें ये कैलकुलेट हो गया, इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन, इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन। अभी भी इसमें एक रह गया, कौन सा, G10, ये G10 ये जमा हो गया। आगे समझ बात ना। अब लेकिन ये गलत है, अब आपने बना लिया, मैनेज कर लिया, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू स्पेक्स नहीं है। कैसे बोला, आपने रीडिंग गलत लिख दी थी, 2345 नहीं थी, ये थी जनाब 3145, ठीक है। अब ये वाली चीज़ तो चेंज नहीं हुई। इस पूरे फार्मूले में आप देखें कहीं सेल एड्रेस नहीं है, ऐसे ही है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फार्मूला बन जाता है, लेकिन इसको बनाने के लिए आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए। एक ही स्टेटमेंट ऐसी बनाएं कि जिसमें सारी कैलकुलेशन आ जाए। समझ आ रही? एक ही, डॉक्टर साहब एक ही स्टेटमेंट ऐसी हो जिसमें सारी आ जाए। ज़रा मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखिएगा। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास जो यूनिट है ना वो x है। लेट यूनिट कंज्यूम, ये मैथ्स सिखा रहा हूँ आपको, x है, ठीक है। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप करोगे जी कि x माइनस, ये यूनिट कंज्यूम्ड है। हाँ जी यूनिट कंज्यूम्ड आ गया ना हमारे पास। इसमें से हमने जो है ना उस चीज़ को करना है, यानी वो प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग को नहीं लेना। हाँ जी वो तो आ गया ना, वो तो हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है ना, ठीक है ना। उससे आगे ही हमने इसको कैलकुलेट करना है ना। ठीक है, हाँ जी यूनिट कंज्यूम्ड है x। अब x में से हमने एक सिंगल फार्मूला हमारे पास ऐसा हो कि जिसके ज़रिए जो है वो हम इसको कैलकुलेट कर सकें, ठीक है ना। तो x में से हम जो है वो माइनस करते जाएंगे चीज़ों को, और उसके बाद जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। ये इस तरह करके कोई फार्मूला बनेगा कि आप x माइनस पहले 100, x में से पहले 100 जो है वो कैसे निकालेंगे। तो ये इस तरह आपको थोड़ा सा सोच के इसका फार्मूला बनाना पड़ेगा, तो उसके बाद जो है ना ये मैनेज हो जाएंगे। एक फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा, वरना ये पॉसिबल नहीं है कि आप इनको जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते। अलग-अलग से आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, कि किस तरह ये बन सकता है। ये टास्क छोड़ दो, ठीक है जी। इसी तरह और कोई चीज़ आपके जहन में है, अगर भी इस तरह जो है वो हम इसको कैलकुलेट ये करें। तो हो गया, हमने एक रो में फार्मूला लगा दिया ना। अब वो आपने फार्मूला ये लगा दिया। अब मकसद ये है कि आपके पास मिसाल के तौर पर ये तो कई लोग हैं, यहाँ पे डाटा ही डाटा पड़ा हुआ है, तो आप सिंपल इस फार्मूले को यहाँ से ड्रैग करेंगे, बस सिर्फ सिंपल ड्रैग, जहाँ तक लेके जाएंगे ये फार्मूला कॉपी हो जाएगा। आप इसके सामने लिखें, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वो कैलकुलेट होता जाएगा। समझ आ रही है ना? यानी फार्मूला लगाओ, उसके बाद फार्मूले को कॉपी कर दो, फार्मूला लगाएं और उसके बाद फार्मूले को कॉपी कर दें, तो ये आपकी टास्क जो है वो साइन हो जाएगी। मिसाल के तौर 1000 बंदे के लिए भी आपको फार्मूला एक बार लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। बाकी टाइम्स जो हैं वो आप उसको जस्ट कॉपी करो, और कॉपी करना आपको पता है कि आसान है इसमें। तो इसलिए ये हमारे पास फार्मूला है, चाहे कोई कम्प्लेक्स फार्मूला हो चाहे कोई आसान फार्मूला हो, आपको इसी तरीके से जो है ना वो इसको अकोमोडेट करना पड़ता है। समझ आ गई यहाँ तक? कोई इसका क्वेश्चन है तो पूछ लें। बिल वाला मैं कहता हूँ ना, सोचना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। हमने बात की इफ़ की, इफ़ हमारे पास क्या है। इफ़ को पहले तो ये सुन लें कि इफ़ जो है ना, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज़ नॉट अ फार्मूला। फंक्शन में और फार्मूले में क्या फ़र्क है? फंक्शन जो है इसकी डेफिनेशन ये है, अ प्री डिफाइंड एक्सप्रेशन ये फंक्शन ऑफ दैट इवेल्यूएट्स अ वैल्यू। बड़ी सादा सी डेफिनेशन और बड़ा सादा सा फ़र्क। फार्मूले को हमने पढ़ा कि यूज़र डिफाइंड एक्सप्रेशन है, उसको हमने लिखना है, ये पहले से लिखी हुई है, प्री डिफाइंड एक्सप्रेशन है, हमने सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है। हमने जो जो रूल है उसका, उसके मुताबिक उसमें कीमतें डालनी हैं और हमें उसने जवाब दे देना है। हम उसके रूल को वायलेट नहीं कर सकते, हम उसकी दी गई कीमतों को चेंज नहीं कर सकते।
समझ आ गई डॉक्टर साहब कि नहीं? अब इसका इफ़ का फंक्शन क्या है? पहली मिसाल ही इफ़ है। इफ़ का फंक्शन ये है, इक्वल टू सामने होके बैठे इफ़ है। इफ़ के बाद आप ब्रैकेट शुरू करोगे, यहाँ लगाओगे एक कंडीशन, ठीक है, फिर लिखोगे कॉमा, फिर वैल्यू इफ़ ट्रू, फिर वैल्यू इफ़, फिर लगाओगे कॉमा और फिर वैल्यू इफ़ फॉल्स। ये इस तरह करके होगा। पढ़ लें जी ज़रा इसको, आप सुन लें। सबसे पहले इफ़ के अंदर हम एक कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या? ऐसी एक्सप्रेशन जिसका जवाब या ट्रू हो या फॉल्स हो। जिसका क्या जवाब हो? ट्रू या फॉल्स। एक एक्सप्रेशन होती है जिसका जवाब कोई वैल्यू आती है, एक कंडीशन होती है जिसका जवाब हमेशा या ट्रू आता है या फॉल्स आता है। आप कहेंगे जी वो क्या होती है? बिल्कुल आसान है, आप यहाँ लिखो इफ़, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो यूनिट कंज्यूम वाली मिसाल ही थी, यूनिट कंज्यूम्ड ग्रेटर देन 100, या वो 100 से ज़्यादा। अब इसका जवाब क्या आएगा? या ट्रू या फॉल्स। अगर ग्रेटर देन 100 है तो ये ट्रू है, अगर लेस देन है तो ये फॉल्स है। अच्छा, आगे हमने क्या लिखा? कॉमा। अगर ग्रेटर देन 100 हैं तो फिर फार्मूला ये लगे, हम कुछ भी लिख देते हैं, फार्मूला 1, अदरवाइज़ क्या चले? फार्मूला 2। बात समझ में आ रही है ना? यानी हम दो फार्मूले लिखेंगे और उन फार्मूलों के साथ एक कंडीशन को अटैच कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? यानी इस तरह भी हम कर सकते हैं, जिस तरह वो थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल की कि हमने लिखा कि इफ़, ठीक है जी, अगर इनकम जो है वो ग्रेटर देन 4 लाख है तो फिर इनकम टैक्स कैलकुलेट हो, फिर हम लिखेंगे 3 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय इनकम, ठीक है, कॉमा 0, वरना क्या हो? 0। यानी ये कंडीशन अब क्या है? अगर इनकम 40,000 से ज़्यादा है तो फिर ये तो अगर ये 3% अगर ये ट्रू होगा ना तो ये पहली वैल्यू ने चलना है, ठीक है। अगर ये फॉल्स होगा तो फिर ये दूसरी वाली वैल्यू ने चलना है। अगर इससे कम होगा तो फिर वो नहीं, कम भी हो और बराबर भी। आप इस चीज़ को भूल जाओ, आप कंडीशन को भूल जाओ, पहले इफ़ को समझो। यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, अगर उसका जवाब ट्रू होगा तो ये पहली वाली कीमत चलेगी, अगर उसका जवाब फॉल्स होगा तो फिर ये दूसरी वाली चलेगी, दूसरी वाली, 0 नहीं, दूसरी वाली। समझ आ गई? अब यहाँ पर आ जाएं इस कंडीशन पे। ये कंडीशन 4 लाख 1 होगा तो चलेगी, ट्रू होगी। 4 लाख भी होगा तो नहीं चलेगी ना, ग्रेटर देन 4 लाख लिखा हुआ। अगर हम चाहते हैं ये 4 लाख पे भी चले, अगर हम ये चाहते हैं तो हम फिर ग्रेटर देन के साथ इक्वल डालेंगे, इक्वल भी लगाएंगे ना, फिर तो हम यहाँ पर ये भी लगाएंगे। अब क्या है कि इनकम 4 लाख या उससे ज़्यादा, अब ये लफ्ज़ बोला जाएगा। अगर पहले लफ्ज़ क्या था? 4 लाख से ज़्यादा होगा या उससे। बात समझ में आ गई? कंडीशन को समझें, उसके ट्रू होने और फॉल्स होने को समझें, क्योंकि अगर आपने वो अगली कंडीशनें गलत लगा दी, आपने ट्रू वाला जो लिखना था वो फॉल्स में लिख दिया, फॉल्स वाला ट्रू में लिख दिया, तब भी जवाब गलत आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इससे आगे हम फार्मूला लगाते हैं, ये फार्मूला, ये पूरा एक फार्मूला है, इसको लिखने के वही असूल हैं सवाए मसावी के, यानी इक्वल नहीं आना, बाकी रूल वही हैं कि सेल का एड्रेस यूज़ करें, ठीक है। जैसे अब हम वो मिसाल लेते हैं, वो जो यूनिट कंज्यूम्ड वाली मिसाल ले रहे थे ना, यूनिट, सिर्फ इनकम टैक्स का एड्रेस यूज़ करेंगे। हाँ जी, यूनिट वाली हम मिसाल ले रहे थे ना, 350 आ गए, तो अब यहाँ इफ़ लगेगा। इफ़ जो है मिसाल के तौर पर ये यूनिट वाली वैल्यू पड़ी है C16 में, अगर ये 300 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 300 है, तो फिर तुम पता क्या करो कि फिर तुम ऐसे करो कि इसमें से माइनस करो 300 को और उसको ज़रब कर दो तुम किसके साथ? 7 के साथ, ठीक है। फिर तुम जमा कर दो किसको? 200 ज़रब 4, फिर तुम जमा कर दो 100 ज़रब 5, ठीक है जी, और ब्रैकेट को कर दो बंद, और अब ये एंटर करो C1। हाँ जी, यहाँ पर गलती है कि पहले हमने ज़रब करवानी है और बाद में हमने पहले तफरीक करा के ज़रब करवानी है, ठीक है जी। तो ये हमने किया, हाँ जी, ब्रैकेट लगाएंगे। अगर आप कोई काम पहले करवाना चाहते हैं फिर ब्रैकेट लगाएंगे ना, हम चाहते हैं कि माइनस पहले हो, अदरवाइज वो मैथमेटिकल अगर तो पहले तो वो 300 को 7 से ज़रब दे देगा वो। अच्छा, अब हमने एंटर किया तो जवाब 1650 आया।
अब यही आपकी असाइनमेंट है कि मैंने 300 से ज़्यादा के लिए ये कंडीशन बना दी। अब ये फार्मूला ट्रू है जब तक 300 से ज़्यादा है। आप 450 करें, जवाब ठीक आएगा। समझ आ रही है? यानी 300 से ऊपर डालेंगे तो आपका बिल वाला फार्मूला बन चुका है, गौर से पढ़ लें। अगर 300 से ज़्यादा है तो क्या करो, पहले तो उसमें से 300 माइनस करके ना, नज़र आ रहा है? अगर 300 से ज़्यादा हो तो क्या करो, जितनी वैल्यू है ना उसमें से 300 माइनस करो, तो ऊपर वाले आपको मिल गए 150 मिल गए। उसको ज़रब दे दी 7 के साथ, फिर 200 जो है उसको ज़रब दे दी 4 के साथ, जो 100 है उसको ज़रब दे दी 5 के साथ। पूरे हो गए यूनिट के नहीं अली रज़ा? गिन लो। लेकिन अब ये फार्मूला 300 से कम वाले पे नहीं लगा अभी, समझ आ रही है ना? 300 से कम वाले के लिए आपने इसको बनाना है। आपने ये देखना है कि अगर 350 से कम होंगे तो फिर इसमें क्या चेंज आएगी। अभी ये 200 करोगे तो ये जवाब फाल्स है, ठीक है। लेकिन अगर आप 300 करोगे तो जवाब फाल्स है, 301 भी करोगे तो जवाब देगा ही। समझ आ रही है? इसकी फ़ाल्स कंडीशन में क्या लगेगा ये आपने बनानी है कि इसकी फ़ाल्स कंडीशन में क्या लगेगा। यहाँ तक कोई सवाल है एक्सेल के फार्मूले में तो बता दो। हाँ जी, हाँ जी। ये जो फार्मूला लगाया है उसके बाद बिल निकालने के लिए ये फिर वही बात आ गई। बात तो वहीं से जहाँ से हमने शुरू की थी कि ये सिर्फ बिल निकालने के लिए है। तो मेरे भाई मैंने फार्मूला लगाना आपको सिखा दिया। अब मैं कह नहीं रहा, आप मुझसे पूछे ना कि सर ये अगर निकालना हो तो कैसे निकालें, पूछो कोई फार्मूला आपके जहन में लेके आओ। इसने बिल का कहा, मैंने बिल का बना के दिखा दिया। इनकम का कहा, मैंने इनकम का बना के। आप भी कोई मिसाल दो कि सर अगर ये करना हो तो कैसे। समझ आ रही है ना? ये आप फार्मूला करेंगे ना तब आपको आएगा। आता होगा तो आप इस एक्सेल में तो यार हम सिर्फ तब्दील कर रहे हैं। एक्सेल में हमने क्या किया है, हमने सोचा खुद है कि 300 को माइनस करके इस तरह इससे ज़रब देंगे फिर इससे देंगे। ये तो हमारी परसेप्शन है, एक्सेल का तो कमाल कोई नहीं है, ठीक है ना। एक्सेल सिर्फ फार्मूले को अप्लाई करने का तरीक़ेकार देगा, फार्मूला आपने खुद बनाना है। यानी ये अगर हमने 200 कैलकुलेशन करनी हो तो हम कैलकुलेटर से हर एक कैलकुलेशन अलग अलग हाँ करेंगे, जी। और इसमें यह है कि हम इकट्ठा डाटा इकट्ठा बेसिक डाटा लिखेंगे और वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। एक दफ़ा हम फार्मूला लगाएंगे और बाकी सारी कैलकुलेशन होगी। इसमें ये जो है कि जो C16 है हाँ जी, अगर यानी जो वैल्यू भी यहाँ होगी, जो वैल्यू यहाँ होगी, अगर वो 300 से ज़ायद हो तो फिर ये फार्मूला चलेगा, ये वाला। अगर वो वैल्यू 300 से कम होगी तो ये वाली चीज़ नहीं चलेगी। सर वो समझ आ गई कि C16 जो है माइनस हो जाए 300 से। हाँ जी, ये तो हमारी लॉजिक है ना यार। अब हम क्या चाहते हैं कि जितनी भी वैल्यू है ना उसमें 300 से जो ऊपर वाली रकम है उसको हमने 7 से ज़रब देनी है, ठीक है। जो 200 यूनिट है उनको हमने 4 से ज़रब देनी है, और जो 100 है उसको हमने 5 से ज़रब देनी है। ये तो हमें दिया गया है ना कि आपने पहले 100 यूनिटों का रेट ये है, दूसरे 200 का ये है, और आखिरी का ये है। ये तो पहले से बताया गया है। ये जो 300 से ऊपर वाले थे ये आखिरी हुए ना, हाँ जी, जिनको 7 से ज़्यादा कर दिए, हाँ जी, और 100 वाले पहले। हाँ जी। तो वो तो रेट लिखने में मुझसे गलती होगी ना। अब देखें, पहले 100 को 3 लगा है, दूसरे 200 को 4 लगा है, और जो उससे ज़्यादा है उसको 7 लगे। अब ठीक हो इसके गया। अंदर हम ये भी कंडीशन रख सकते हैं ना कि वो अगर 100 हो, 100 तक हो तो कैसे करना, हाँ जी, और 200 200 तक से हो तो नीचे हो तो कैसे कैसे, करना, सारा कुछ हम लगा। और हाँ, ये वो ज़ाहिर है ना, वो ये सर यहाँ तक समझ आ गई। ये था हमारे पास फार्मूला। और फंक्शंस इसमें क्या है, बने बनाए फंक्शन। फंक्शंस पे हम फिर बात करेंगे। एक इफ़ के फंक्शन को हमने डिस्कस कर लिया है, और बाकी इंशाल्लाह